हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम संजय पटेल है और आज ये पहला प्रयत्न नीट सीरीज़ का पहला डिस्कशन सेशन है। लिविंग वर्ल्ड एमटीजी बायोलॉजी फिंगर टिप्स। जैसे कि आप लोगों ने पोल में आंसर दिए कि पहले क्लास 11th के हम लोगों को डिस्कशन सॉल्यूशन चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे पहले क्लास 11th के करेंगे, देन फर्दर हम लोग क्लास 12th का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जो चैप्टर वाइज यहाँ पर डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मेरे पास जिस हिसाब से पीडीएफ थी मैं उस हिसाब से की स्कैन पीडीएफ मैंने जहाँ से डाउनलोड की। अगर आप लोगों के पास इससे अच्छी स्कैन कॉपी हो पीडीएफ की तो प्लीज़ मुझे सेंड कर दीजिएगा नीचे जीमेल पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि यहाँ पे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट बंस। कुछ 4 स्टेटमेंट दिए गए और उन 4 स्टेटमेंट में से हमको ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ द इंडिविजुअल आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। बिल्कुल सही है कि इंक्रीज इन द मास एंड नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ ही होते हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड इज मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड अस द बॉडी इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के बाहर आइसोलेटेड जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो सेल फ्री मीडियम में भी हम करवा सकते हैं, बिल्कुल सही है। थर्ड इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, बोथ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अनएक्सपेक्शनली डिफ्रेंशिएट फ्रॉम नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ। लिविंग को हम नॉन लिविंग के बेसिस में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? पहला है रिप्रोडक्शन। नहीं कर सकते रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, क्योंकि म्यूल्स, स्टाइल वर्कर भी ये हमारे एक्सेप्शन में यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड मूवमेंट। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो नॉन लिविंग भी ग्रोथ करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग जो ग्रोथ करते हैं वो आउटसाइड टू इनसाइड करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, सैंड माउल्डर्स हो गए। ओके, नेक्स्ट है इंट्रैक्शन विथ इन्वायरमेंट, तो इसको भी हम नहीं लेंगे कुछ एक्सेप्शन के साथ। एंड द फाइनल इज रिस्पॉन्सिवनेस। केवल आपके लिविंग होते हैं जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं, नॉन लिविंग आपके एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स नहीं करते। तो फोर्थ ऑप्शन इज जो आपका रिस्पॉन्सिवनेस इज द करेक्ट आंसर विदाउट एन एक्सेप्शन। फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज आल्सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन पर देखेंगे। इन प्लांट सेल डिवीजन अकर वेर इज इन एनिमल्स इट अकर। पूछा गया कि प्लांट में सेल डिवीजन कब तक होती है और एनिमल में कब तक होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ओनली अप टू अ सर्टेन एज, कंटिन्यूसली, ओनली अप टू अ सर्टेन एज, कंटिन्यूसली इन बोथ, ओनली अप टू अ सर्टेन एज इन बोथ। तो प्लांट में जो होता है वो सेल डिवीजन जो है वो हमेशा कंटिन्यूसली जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन से कंटिन्यूसली होती रहती है, जबकि एनिमल में जो डिवीज़न होता है वो कुछ सर्टेन एज तक होता है सेल डिवीजन से ग्रोथ, लेकिन उसके बाद भी सेल डिवीजन होता है। ऐसा नहीं कि सेल डिवीजन रुक जाता है, सेल डिवीजन उसके बाद भी होता है। कोई रप्चर सेल है, उस टिश्यू है, उसको रप्चर टिश्यू को वापस सही करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आपकी स्किन की एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो थोड़े से डैमेज हो गए, तो उन टिश्यूज़ को वापस आने के लिए, वहाँ पे सेल्स, छोटी छोटी सेल्स वापस आने के लिए जो सेल डिवीजन होगा वो ऐसा होगा। लेकिन ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन ऐसा नहीं कंटिन्यूसली हमेशा सेल डिवीजन होता रहे। द करेक्ट आंसर इज बी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज बी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विच टू ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ, इंक्रीज इन द मास एंड नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। अभी मैंने ऊपर ऑप्शन हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, देखिए इंक्रीज इन द मास एंड नंबर ऑफ द इंडिविजुअल आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, तो आपको यहाँ से मालूम चल गया कि ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड जो है हमारे सही हैं और ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ गलत हैं। इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये स्टेटमेंट पूरा याद रखिएगा, दैट इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन द नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ, क्योंकि जरूर ये डायरेक्टली कभी कभार आपकी लाइन पूछ ली जाती है। द क्वेश्चन नंबर 5, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड मैच द कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पे मैचिंग दी गई और यहाँ पे कुछ कोड दिए गए, तो हम लोग डायरेक्टली मैच कर लेते हैं। देखिए प्लेन एरिया में क्या होता है, तो प्लेन एरिया में आपको मालूम है ट्रू रीजनरेशन आपको किस में देखने को मिलता है, प्लेन एरिया में। ओके, आपको यहाँ से ए का कौन सा मिल गया, आपको ए का आपको फोर्थ मिल जाता है। अगर आपको ए का फोर्थ मिलता है तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख लीजिए, केवल एक ऑप्शन है बी वाला जिसमें ए का फोर्थ मैच किया गया। तो एक तो ये मेथड हो गया, किसी एक का आंसर मालूम था, हमने तुरंत करेक्ट आंसर मालूम चलिए, करेक्ट आंसर इज बी। लेकिन वापस की और मैचिंग देख लेते हैं। ईस्ट, बडिंग इन ईस्ट, ईस्ट में क्या होती है, बडिंग। वाइनरी फिजन इन अमीबा एंड पैरामीशियम हो गया। एसेक्सुअल स्पोर इन फंगस। द करेक्ट आंसर इज आपका यहाँ पे बी हो गया, सॉरी बी आपका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपकी ईस्ट है
उसमें बडिंग होती है, लेकिन उसमें बडिंग जो होती है वो अनइक्वल बडिंग होती है। क्लास 12th का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये लिखा है कि बडिंग इन इज अनइक्वल, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार ऑप्शन दे देगा कि ईस्ट में बडिंग इक्वल होती है, अनइक्वल होती है, पैरेलल होती है, कैसी होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए। मोस्टली हम इक्वल लगा देते हैं, लेकिन अनइक्वल बडिंग इन ईस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई होने वाले ऑर्गेनिज्म को हमको यहाँ पे नाम बताने हैं। तो देखिए, अर्थवॉर्म, अमीबा एंड फंगस। गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे वाइनरी फिजन अमीबा एंड फंगस में आपको मालूम है एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं। नेक्स्ट इज अर्थवॉर्म, फंगस, बैक्टीरिया, फिर से गलत हो गया। देन आपका अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी फंगस है, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटीनिमा ऑफ मॉसिस है। तो इसमें फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो इनमें देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? तीनों में। आप देखें, जब आपने प्लांट किंगडम पढ़ा होगा तो प्रोटीनिमा ऑफ मॉस में आपने देखा होगा फ्रेगमेंटेशन, आपने फिलामेंटस एल्गी में फ्रेगमेंटेशन देखा होगा फंगस में। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं और जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं ले पाए? म्यूल्स, स्ट्राइल वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सभी हैं जिनकी वजह से यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं ले सकते, बिकॉज ये एक्सेप्शन है, ये यहाँ पे रिप्रोडक्शन शो नहीं कर सकते। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सेकंड स्टेटमेंट इज देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस, म्यूल्स, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज ए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड द स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि म्यूल, स्टाइल, वर्कर बी एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं वो एक्सेप्शन है, जिसकी वजह से हम रिप्रोडक्शन को एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिस्पॉन्स टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इज करेक्ट। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं, उसके रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही है? द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलस कैन बी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सही है। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस, बिल्कुल सही है। कॉन्सिक्वेंस एंड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस, यहाँ पे लिखा है कॉन्शियसनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन आपसे याद रखिएगा सेल्फ कॉन्शियसनेस, क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द ओनली सोन बाई ह्यूमन बींग्स। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल ह्यूमन की यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, जबकि कॉन्शियसनेस आपकी सबकी हो, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल ह्यूमंस की यहाँ पे होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे ब्लर दिख रहा होगा आप लोगों को। द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूस इलस्ट्रेटेड द रोल ऑफ। नथिंग लिव्स फॉर एवर, कोई भी हमेशा तक जिंदा नहीं रहता है, येट द इट कंटिन्यू द लाइफ, फिर भी लाइफ हमेशा कंटिन्यू रहेगी। ये किसके लिए है? इम्ब्रियोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस, रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक है जिससे एक ऑर्गेनिज्म हमेशा जिंदा नहीं रहता, लेकिन फिर भी कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज चल रही। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। तो इनडायरेक्टली ये रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को एक लोकल लैंग्वेज में एक मुहावरे के रूप में आपसे पूछ लिया गया। सो 10 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए। पूरे 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं और आप लोगों को समझ में आए होंगे क्वेश्चन। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन थे इस पूरे पेज में, कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं थे। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया कि इसकी बुक की लिंक जो है, पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोडेड है, तो आप लोग वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट कंटेन द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको सेट फाइंड आउट करने आपको जिसमें से डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसमें ना विच डज नॉट कंटेन। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन पहले ही मिल गया, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, तो हमारे यहाँ सबसे आंसर ए हो सकता है, लेकिन आगे देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों होती हैं। रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड कॉन्शियसनेस दोनों होती हैं। तो ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता, केवल करेक्ट आंसर है आपका ए, जिसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों की दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं है। सो एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। Dash is the branch of the science dealing with the identification, nomenclature, classification of the organism. तो इसमें से कौन सी? मॉर्फोलॉजी,
एनाटॉमी, इकोलॉजी और टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, उसका नॉमेनक्लेचर करना और इसको फर्दर किसी ग्रुप में क्लासीफाई करना। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12 इज डी। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ एग्जामिनर फंसाएगा आप लोगों में। जो लोग छोटी सी मिस्टेक कर देंगे वो यहाँ पे गलत कर देंगे। सिलेक्ट द करेक्टली रिटन बोटेनिकल या जूलॉजिकल नेम, या तो बोटेनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम जो करेक्टली रिटन हो। नेक्स्ट देखिए, पहले देखिए होमोसेपियंस, एच एस कैपिटल है, गलत हो गया ना। स्पीसीज का पहला लेटर आपको स्मॉल होना चाहिए, हम यहाँ पे फंस सकते हैं। पैंथेरा टिग्रिस बिल्कुल सही लिखा है। मैंजीफेरा इंडिका गलत हो गया, आई फिर से कैपिटल हो गया। पाइसम सेटाइबियम गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन द टेक्सोनॉमी इज, टेक्सोनॉमी का पहला स्टेप ही क्या है ये बताना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखिए, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, IMC। ओके, तो पहले हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसका नेम करेंगे, उसके बाद फिर हम उसको रिस्पेक्टिव कैटेगरी में रख देंगे। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 14 का इज बी, क्योंकि हम पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई। क्या करेंगे पहले, आइडेंटिफाई, क्योंकि हमको किसी का नाम करना है तो पहले हमको उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी ना, किसका नाम कर रहे हैं, भैया कहाँ का है, कैसा है, ऐसे थोड़ी ना नाम कर देंगे। सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 15, द थर्ड नेम इन द ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज। अभी हमारे पास बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है। क्या नाम है हमारे पास, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। लेकिन अभी हमारे पास आएगा ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स जीनस, स्पीसीज और स्पीसीज के बाद एक और वर्ड होता है, वो क्या होता है, स्पीसीज, सब जीनस, सब स्पीसीज या इकोटाइप। सो द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि जो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है उसमें यहाँ पे जो थर्ड नेम होता है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सब स्पीसीज। आप यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, आपको जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन, तो जो लिन है वो कोई स्पीसीज नहीं है, वो एक साइंटिफिक का नेम है, साइंटिस्ट का नेम है जिसने उसका नेम दिया। उसको हम ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें जो लिन लिखा है वो एब्रीवेटेड फॉर्म में हम लिखते हैं साइंटिस्ट का नेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। So the question number 16, which of the following is the correct representation of the organization level in the living being? आपको इसमें से सबसे पहले ए लगा होगा कई स्टूडेंट्स को, क्योंकि सी तो बिल्कुल गलत होगा। आप देख लीजिए एक बार और अपना आंसर जो है वो जल्दी से कमेंट कीजिए। आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। मैं आपको इसका डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताऊं तो इसका करेक्ट आंसर बी। आप में से काफ़ी लोगों को आंसर ए लग रहा होगा कि सब सेलुलर सेलुलर, लेकिन अगर आप देखें एवोल्यूशन में एजोइक, आर्किजोइक, जिसमें आप देखें एटॉमिक स्टेज से शुरू होता है। पहले किससे शुरू होता है, एटॉमिक स्टेज से शुरू होता है, देन सेलुलर लेवल पे, देन टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम, देन इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पे होता है। सो द करेक्ट आंसर इज आपका बी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following statement regarding the universal rule of biological nomenclature is incorrect? अंडरलाइन कीजिए, इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए करें। इनकरेक्ट पूछा है। बायोलॉजिकल नेम आर आइदर ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज और आर लैटिनाइज्ड। सही है, चलिए। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, बिल्कुल सही। एंड द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पीसीज एपिथेट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, बोथ द वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन दे आर हैंड रिटन दे आर सेपरेटली अंडरलाइन, बिल्कुल सही कहा गया, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। और प्रिंट इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, बिल्कुल सही है। द स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीसीज का जो नेम होता है वो कैपिटल लेटर से हम यहाँ पे शुरू करते हैं, गलत हो गया ना। जीनस का हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, जबकि ये लोग जीनस का स्मॉल बताया। तो यही पूछा था कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। In Linnaeus described 5,900 species of plant in his book. थोड़ा क्वेश्चन आउट से आ गया। And 4326 of the animals in which book? तो लिनेनियस ने काफ़ी ज़्यादा बुक लिखी थी, जिन्होंने, मैं उसमें से अगर हम बात करें प्लांट की स्पीसीज़ को, हिस्टोरियन नेचुरलिस्ट, और एनिमल्स की स्पीसीज़ प्लांटेरम जो थी, इन बुक्स में उन्होंने इसके बारे में लिखा था। ओके, नहीं, सॉरी, माय मिस्टेक, द आंसर इज़ डी, क्योंकि ये उनकी बुक नहीं थी। इन्होंने इस जेनरा स्पीसीज प्लांटेरम नहीं, द करेक्ट आंसर इज डी। सिस्टमा नेचुरो के 6th एडिशन में, सिस्टमा नेचुरो के 6th एडिशन में इन्होंने यहाँ पे लिखा था आपका
एनिमल्स के बारे में, जबकि स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने लिखा था प्लांट्स के बारे में। वो करेक्ट आंसर मैं गलत बता दिया, सॉरी, गलती, माफ़ी चाहूँगा। द सिस्टमा नेचरो की जो उनका 6th एडिशन था, वहाँ से इन्होंने एनिमल्स के बारे में लिखना शुरू किया, और इन्होंने सिस्टमा नेचरे के बाद जो पहली बुक थी स्पीसीज प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने प्लांट के स्पीसीज के बारे में लिखा। क्वेश्चन नंबर 19 इज ICBN स्टैंड फॉर। ICBN का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर या फिर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। सो द करेक्ट आंसर इज बी। क्या हो गया करेक्ट आंसर आपका? बी। क्वेश्चन नंबर 20, हु रोट द बुक स्पीसीज प्लांटेरम एंड प्रोवाइड द बेसिक ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट। क्वेश्चन नंबर 20 अभी क्वेश्चन किया, जस्ट अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि स्पीसीज प्लांटेरम में प्लांट का क्लासिफिकेशन किसने किया था? लिनेनियस ने। किसने किया था? लिनेनियस ने। तो क्वेश्चन नंबर 20 का द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, थैंक यू। तो 20 क्वेश्चन और कर लिए, 10-10 20 क्वेश्चन का टारगेट हो गया। 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मेरे से एक क्वेश्चन का जो आंसर था वो यहाँ पे मैंने गलत बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 18। तो अगेन सॉरी फॉर दिस, लेकिन आगे से शायद ऐसा नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव मैनी एडवांटेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के काफ़ी सारे एडवांटेज हैं, लेकिन जो इसमें से कौन सा ऐसा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का गोल नहीं था? टू डिपेक्ट द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, टू क्लैरिफाई द रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, टू हेल्प अस टू रिमेंबर द ऑर्गेनिज्म एंड देयर ट्रेड्स, टू आइडेंटिफाई द नेम एंड द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो डी तो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में इसलिए किया क्योंकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें। इतने सारे 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ को, हमें हर स्पीसीज़ को पढ़ना जरूरी, इतना मुश्किल था कि हमको उसको क्लासीफाई करना पड़ा। तो उनको हमने डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स में रखा, उनके बीच का रिलेशनशिप जान जान के हमने उसको रखा। लेकिन उनकी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बेसिस पे हमको ये नहीं था कि हम उनके कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बेसिस पे उनकी स्टडी कर सकें, उनको पता कर सकें, उनके हिसाब से उनको रख सकें। सो क्वेश्चन नंबर 21 द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड द मैच द कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कोड। ओके, सो मैच द फॉलोइंग करनी है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? सबको मालूम है कि बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर था वो आपका किसने दिया था? लेनेनियस साहब ने। किसने दिया? लेनेनियस साहब ने। तो यहाँ पे सी और डी ऑप्शन कट गए, केवल बचा ए और बी, क्योंकि ए का थर्ड मैच हो गया। डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, अर्नस्ट मेयर। बाद जब चैप्टर शुरू होता है तो बगल में अर्नस्ट मेयर के बारे में लिखा है ना, इसको हम नहीं पढ़ते हैं साइंटिस्ट के बारे में, लेकिन अर्नस्ट मेयर के बारे में पढ़ना जरूरी है। याद रखिएगा, अर्नस्ट मेयर से क्वेश्चन बनते हैं, और अर्नस्ट मेयर को हम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहते हैं। तो बी का क्या हो गया? सेकंड। बी का सेकंड। फिर भी एग्जाम ने कंफ्यूज किया, दोनों में बी का सेकंड दे रखा। चलिए, फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं? हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? तो क्या बोल रहा हूँ मैं, फादर ऑफ द बॉटनी इज थियोफ्रेटस, फादर ऑफ बॉटनी, एंड द फादर ऑफ मेडिसिन इज हिप्पोक्रेट्स। द करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट नेम इन द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। इतना सिंपल क्वेश्चन है यार, कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में जो मोस्टली नेम है उन्हें किस लैंग्वेज से लिए हैं? हिंदी, लैटिन, जर्मन या फ्रेंच? करेक्ट आंसर इज लैटिन। जो बायोलॉजिकल नेम है वो हमने किस लैंग्वेज से ड्राइव किए हैं? लैटिनाइज हैं, हमने लैटिन लैंग्वेज से उनको लिए हुए हैं। ओके, कैरोलस लिनेनियस बिलोंग टू। कैरोलस लिनेनियस साहब कहाँ के थे? फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन या हॉलैंड? जो करेक्ट आंसर इज स्वीडन। ये आपके एनसीईआरटी में आप लोगों को कहीं ना कहीं साइंटिस्ट के नेमिंग में मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, द मेन पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का मेन पर्पस क्या था? स्टडी द जियोग्राफी, लोकेट प्लांट एंड एनिमल, स्टेब्लिश द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड द स्टडी द एवोल्यूशन। तो मेन जो था वो था उनके बीच में रिलेशनशिप की स्टडी करना है। क्या था? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स को उनके बारे में जानना जरूरी नहीं है, हमको उनके पर्सनल लाइफ से ज़्यादा जानना जरूरी है। क्योंकि पर्सनल लाइफ में उनके में क्या चल रहा है ना। हमको किसी अपने किसी मतलब नहीं है, दूसरों की लाइफ, पर्सनल लाइफ से ज़्यादा मतलब रहता है ना ह्यूमन बीइंग्स को। तो वही था, हमको उनके बीच का रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप उनका क्या है वो भी हमको जानना जरूरी था। सो द क्वेश्चन नंबर 25 द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी इज to study the world flora, to provide the method of identification nomenclature, सही है, to provide a Latin scientific name, all of these. The correct answer is all of these.
टेक्सोनॉमी का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे हमने नॉमेनक्लेचर किया, यहाँ पे हमने क्लासीफाई करके उनकी फ्लोरा को वर्ल्ड पूरी दुनिया में एक ही ऑर्गेनिज्म को हर जगह पुट करके स्टडी किया। तो नॉर्मली पूछा टेक्सोनॉमी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, 26 के बाद आपका आता है यहाँ पे 27। प्लांट वर गिवन लैटिन नेम बिकॉज इट इज। प्लांट्स को लैटिन लैंग्वेज हमने दिया, लैटिन लैंग्वेज में हमने प्लांट को डिनोट किया, ऐसा क्यों किया? सही बात है यार, हम प्लांट को लैटिन लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो लैटिन लैंग्वेज में हम प्लांट को क्यों लिख रहे हैं? हमने कभी सोचा है कि प्लांट को लैटिन लैंग्वेज में? अरे यार, लैटिन लैंग्वेज के बारे में कहा जाता है लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? एक डेड लैंग्वेज है, इसलिए हमने उसको उसमें लिखा, लैटिन लैंग्वेज इज अ डेड लैंग्वेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बायोलॉजिकल नेम। अच्छा, अब इसको डेड लैंग्वेज क्यों कहते हैं, आपको अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं। देखिए, ये कभी भी टाइम के साथ इसका स्पेलिंग कहें या फिर इसका हम पैराग्राफ कहें, इसका हम फ्रेज कहें, ये कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डेड लैंग्वेज। ये जैसी आज है वैसी कल रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे टाइम के साथ, इसलिए इसको हम डेड लैंग्वेज कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम के बीच में करेक्ट ऑप्शन क्या है? दे आर बाइनोमियल, अभी बाइनोमियल ही चल रहे हैं, ट्राइनोमियल सिस्टम एक्सेप्टेड नहीं हुआ अभी। दे आर डिस्क्रिप्टिव, दे आर यूनिवर्सल, पूरी यूनिवर्सल है, हर जगह एक ही तरफ से एक्सेप्टेड होंगे। तो क्वेश्चन 28 का द करेक्ट आंसर इज डी। क्या होगा करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 29, द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान इज रिटन एज फाइकस बेंजलिनेसिस L. Which of the following is the correct statement? Letter L signifies the Latin language. The name should be written in a reverse with Bengalius preceding ficus. The letter L signifies the taxonomus Linnaeus, और इसके बाद आता है बेंजलियसिस इज अ जेनरिक नेम। सो एल के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ, देखिए जो लैटिन लैंग्वेज को डिटरमाइन नहीं करता, ये क्वेश्चन गलत हो गया। कभी भी इसको रिवर्स फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो अभी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। लेटर एल जो है वो आपका टेक्सोनोमिक्स लिनेनियस ने इसका नाम दिया था, और अगर इस किसी भी के रूप में पीछे आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद किसी एब्रिवेटेड फॉर्म में कोई भी नाम लिखा हो, तो वो आपका साइंटिस्ट का नाम होता है। यहाँ पे एल लिखा है, मतलब एल फॉर लिनेनियस। और बेंजलियसिस इज अ जेनरिक नेम नहीं, ये स्पीसीज नेम है। अगर जेनरिक नेम होता तो ये कैपिटल से शुरू होता और ये आगे लिखा होता, पीछे नहीं लिखा होता। Question number 30. In binomial system of taxonomy developed during the 18th century by Carolus Linnaeus, the second word of an organism of the biological name represent. कितना यार घुमा दिया, इतना घुमाया और सीधा क्वेश्चन पता क्या पूछा है इसमें, कि जो आपका बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसमें जो पहला लेटर आपका जीनस है, दूसरा लेटर क्या है, स्पीसीज है, जीनस है, रेस है या फैमिली है? करेक्ट आंसर इज यार वो जीनस है। क्या है? जीनस। सो 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आया, कोई भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के बाहर का लगा, बल्कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन से आपको यहाँ क्वेश्चन मिल रहे हैं, ओके, दैट इज़ द मेन मोटो। इस प्रयत्न नीट सीरीज़ का यही मेन मोटो है कि एनसीईआरटी के लाइन बाई लाइन जितने क्वेश्चन हो सके। देखिए अभी एमटीजी फिंगर टिप्स कर रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था, अभी आगे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बता दूं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे क्वेश्चन थे कि सर बायोलॉजी का ही डिस्कसन होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आती है नीट में। तो डियर स्टूडेंट, देखिए विद इन अ वीक जो हमारी सेकंड चैनल है नीट न्यूज़ बाई संजय पटेल, उस पर फिजिक्स केमिस्ट्री और ये जो लेक्चर हैं वो बायोलॉजी के इसी पर्टिकुलर चैनल पर मिलेंगे, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो नीट प्रयत्न होगा वो आपको वहाँ मिलेगा। सेकेंड थिंग, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से कहा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ साथ आप ट्रू मैन बायोलॉजी भी सॉल्व करवाइए, और कुछ कह रहे हैं एलन के मॉड्यूल सॉल्व करवाइए। तो उनमें से भी एक चूज़ करके हम लोग उस सेकंड चैनल पे आपके साथ स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग स्टडी, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, कोचिंग क्लासेस नहीं जा सकते, काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास ये बुक्स नहीं है, जो चाहते हैं वो प्रिपरेशन करें। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहले भी हम लोग ये डिस्कशन करते थे, बीच में मैंने बंद कर दिया क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, मैं भी आ रहा था, घर पे था, फिर मैंने वापस अब इसको स्टार्ट कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज कंट्रीब्यूटेड बाय लिनेनियस। तो लिनेनियस के द्वारा इनमें से कौन सी बुक थी जो लिनेनियस के द्वारा कंट्रीब्यूटेड थी?
तो सिस्टमा नेचुरे, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया नेचुरलिस या ऑल ऑफ दिस। तो हिस्टोरिया नेचुरलिस या हिस्टोरिया प्लांटेरम नहीं दी थी, स्पीसीज प्लांटेरम उन्होंने दी थी और सिस्टमा नेचुरे दी थी। तो द करेक्ट आंसर इज ए, सिस्टमा नेचुरे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बायोलॉजिकल नेम वाज गिवन बाय लेनियस इन हिज बुक। किस बुक में उन्होंने बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर दिया था? फिलोसफिया बोटानिका, हिस्टोरिया प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम या नन ऑफ दीज। तो द करेक्ट आंसर इज सी, स्पीसीज प्लांटेरम में उन्होंने बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर दिया था। ओके, फाउंडर ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर वाज, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के फाउंडर कौन थे? लेनिनियस, मेंडल, डार्विन या लैमार्क। तो मेंडल आपको पता है जेनेटिक्स में आ गए, डार्विन और लेमार्क एवोल्यूशन में चले गए। तो लेनिनियस जो थे जिन्होंने बुक लिखी थी, जिन्होंने बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर दिया था, और अभी तक इतने क्वेश्चन इनके लेनिनियस 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 सॉल्व कर चुके हैं कि हमको इनका तो पता चल ही गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच ऑफ द नेम ऑफ द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन सा इसमें से मिसमैच है? चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज, आप देख लीजिए, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं होगा, अर्थवर्म का आपको मालूम है, फ्रेटमा, पेरीप्लांटा अमेरिकन, आपके बहुत पढ़े होंगे अर्थवर्म के। तो द करेक्ट आंसर इसका मैं बता देता हूँ, फ्रॉग। फ्रॉग का जो है यहाँ पे मिसमैच है। क्वेश्चन नंबर 35, एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट हु रोट द बुक हिस्टोरिया जनरलिसिस प्लांटेरम एंड इंट्रोड्यूस द वर्ड स्पीसीज वाज। तो ये बुक किसने लिखी थी जिसने आपको स्पीसीज वर्ड दिया था? सो द करेक्ट आंसर इज जॉन रे। जॉन रे ने ये बुक लिखी थी और जिसके बाद इन्होंने टर्म दिया था स्पीसीज वहाँ पे बर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, लिनेनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन। लिनेनियस का जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो किस पे बेस्ड था? सो द करेक्ट आंसर इज दैट मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी पे लिनेनियस का जो सिस्टम था वो क्लासिफिकेशन का सिस्टम यहाँ पे बेस्ड था। सो सेशन फर्स्ट को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसके आगे भी सेशन चलेंगे, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन आज ही ख़त्म होंगे, ऐसा नहीं है। 2 घंटे बाद वापस एक सेशन में, सुबह एक मॉर्निंग में सेशन कल लगा दूंगा उसको, इस चैप्टर को कल मैं ख़त्म करूँगा और कोशिश किया करूँगा कि जल्द से जल्द एक दिन में एक ही चैप्टर ख़त्म करूँ। लेकिन इसका एक और सेशन होगा आपका मॉर्निंग में जिसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन डेली 6 PM पे आपका एक सेशन हुआ करेगा प्रयत्न नीट सीरीज़ का, तो डेली आप लोग आके देख लीजिए करें। थैंक यू।